को हमें कई कई दिन स्कूल से छुट्टी भी करनी पड़ी। जब आपदा आई तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें अपने जीवन काल में ऐसा तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर विभिन्न जिलों में जाकर जब तबाही देखी, उसके बाद हमारी सरकार ने प्रयास किया कि हम इस प्रकार का जागरूकता का अभियान चलाएं। आपदा कई प्रकार से आती है। अभी तो बरसात के मौसम में क्लाउड बर्स्ट के द्वारा आई है, कई जगह पानी डैम के द्वारा छोड़े जाने के कारण आई है, और जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि जो आने वाले समय में हमें चिंतित कर रहा है कि अगर कहीं रिक्टर स्केल पर ज्यादा बड़ा भूकंप आ गया, क्योंकि अभी छोटे मोटे भूकंप के झटके आप महसूस करते हैं, उस स्थितियों के सामना करने के लिए क्या सरकार तैयार है, क्या हिमाचल की जनता तैयार है, उसके संदर्भ में ये जागरूकता के हम कार्यक्रम करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपदा को पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों ने एक चुनौती मानकर एक युद्ध की तरह लड़ा, और आज पुनः हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। 16,000 घर इस आपदा से प्रभावित हुए, 3,500 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, 13,000 घर पार्शली डैमेज हो गए, 400 के करीब जिंदगियां हमें छोड़कर चली गई। लेकिन हिमाचल की जनता ने जिस प्रकार सरकार का साथ दिया, और खासकर हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय देकर ये नहीं सोचा कि हम मंत्री हैं और इस आपदा का सामना किया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि चंद्रताल जो स्पीति वैली के नजदीक है, -4 डिग्री टेम्परेचर था जुलाई में, 4 से 6 फुट बर्फ पड़ी हुई थी, सारे रास्ते बंद हो चुके थे और 295 के करीब पर्यटक वहां फंसे हुए थे। कोई कानपुर से, कोई पूना से, कोई बॉम्बे से, कोई महाराष्ट्र के अलग क्षेत्रों से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, मद्रास से। उनके जीवन बचाने के लिए जहां एयरफोर्स ने भी, जो भारत की वायु सेना है, उसने भी अपनी असहमति जताई कि यहाँ हेलीपोर्ट नहीं है, हम नहीं यहाँ द्वारा सॉर्टी ला सकते हैं, और अगर हम लाने की कोशिश भी करेंगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। उस समय सरकार ने हमारे जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी, इन दोनों मंत्रियों को, जो हमारे मेहमान थे 295 लोग, उनकी जान बचाने के लिए जेसीबी में बैठवाकर 14 किलोमीटर, जहां 4 से 6 फुट बर्फ हो, -6 डिग्री टेम्परेचर हो, एयरफोर्स ने अपनी असहमति जताई हो, भेजा। अगर एक दिन भी देरी हो जाती तो वो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंत्री कोई बड़ा नहीं है, आम लोगों की तरह है। ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। तो ये बहुत कम ऐसे उदाहरण है जहां हमारे मंत्री लोग भी सड़क खुलवाने से लेकर सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सड़कें दुरुस्त करनी है, पानी की समस्या का समाधान करना है, बिजली की समस्या का समाधान करना है। आपने देखा होगा कुछ जगहों को छोड़कर 48 घंटे के भीतर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई, और अब उन घरों को बसाने का समय आया। तो हिमाचल के प्यारे बच्चों ने अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर हमें दान में दिए
कई शिक्षा संस्थानों ने अपने पैसे निकालकर अपने दान दिए, सरकारी कर्मचारियों ने एक दिन की पे निकालकर हमको अपना दान दिया। जिसका जो बनता था वो उन्होंने दान में दिया और एक ऐतिहासिक दान के रूप में हमें 222 करोड़ रुपए अभी तक उपलब्ध मिल चुके हैं। तो ये एक पैसा बड़ी बात नहीं है, ये एक भावना थी लोगों की कि वो इस आपदा में प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता के साथ खड़े हुए, और उस भावना से ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि मैं तो पूरे हिमाचल से जब भी मुझे चेक मिल रहे थे तो उनकी छोटे बच्चे भी की गुल्लक है। अब बच्चे बेचारा 5 रुपया 10 रुपया जो माता पिता का मिलता है उसको 50 रुपया जोड़ के इकट्ठा करके दे रहा है। तो ये हमारी संस्कृति को प्रतीक है कि हिमाचल की संस्कृति जब आपदा के समय आती है तो हिमाचल के बच्चे से बूढ़े होकर सब लोग एकजुटता के साथ कार्य करते हैं। हमने 4500 करोड़ रुपए का पैकेज उन लोगों को बसाने के लिए किया है। 7 लाख रुपया हमने मकान बनाने के लिए अपनी इसी सब योजनाओं के माध्यम से कुछ बजट में कट मारने के बाद इन सरकार की योजनाओं को हम लाए हैं। और आज इसी सिलसिले में हमारे जो राजस्व मंत्री जगत नेगी जी हैं, ओंकार जी, डीसी राणा जी, बच्चों को ये जागरूक करने के लिए ये भी आपकी पढ़ाई का एक पार्ट है कि जब ऐसे समय में केवल किताब में लिखा हुआ ही पढ़ाई नहीं होती। अगर आप बच्चों ये सोचते हैं कि किताब में ही लिखा हुआ पढ़ाई है तो वो पढ़ाई नहीं होती। जैसे ऐसे जागरूक कार्यक्रमों के द्वारा से भी आपको नॉलेज मिलता है और आप उस समय की स्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसलिए आज मैं सभी को, अपने सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसका अर्थ समझना है कि आपदा क्या है, और इस अर्थ के माध्यम से हमने हर प्रकार के चीजों से बचना है। आपने हमारी बात सुनी, आपका समय हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अब मेरा आपसे विनम्र आग्रह कि इस समर्थ 2023 के तहत आयोजित की जा रही इस मेमोरी वॉक को झंडी दिखाकर रवाना करने की कृपा करें। यहाँ से करेंगे, थोड़ी पीछे इस साइड को आओ ना, फिर सामने को आओ, सामने को इस साइड को आओ, इधर को पीछे इस साइड को आओ, इस साइड को बाइट नहीं कर लेंगे, यहाँ को आ जाओ, यहाँ बाइट को उनको रास्ता दे दो ना, इन्होंने निकलना है। हाँ इस साइड को आ जाओ, इस साइड ये नहीं सुनना। तो 4 रोज 4 लाइन पहले 4 लाइन नहीं सॉरी SDR पहले बहुत बढ़िया बच्चे वहाँ पर सब निकलना देना, सब निकलना देना, हमने जाना ही जब तक निकलेंगे। हाँ बच्चे हमने सब निकलना देना, फिर करना लास्ट में करना। टेंशन ना लो, अब आपका काम आप तो कभी चलेगी सर, हम हमारी सरकार, हम तो आपको दादी की सरकार है। एक मिनट गेट से बाहर कर दो कैसे पकड़ूंगा, रमण कहाँ है, शॉर्ट बन रहा है, कोई बनता है।
ठीक बनेगी यहाँ बाइट भी खड़े गुजर गए अगेंस्ट तो है पर वो क्या करेंगे थोड़ा ऐसे बनाने थोड़ा इधर को घुमाने पड़ेगा फोन भी कहाँ है भाई इधर आ जाओ लो ना ऐसा ना फिर आने दो सब इधर बाहर करनी आप पार ठीक है थोड़ा इधर को घुमाने पड़ना बस ठीक है वही आज शाम बस ठीक सर थोड़ा सा इधर को कर लो सर फेस एंटी लाइट है सर पीछे को ठीक है वो फेस ब्लैक आ रहा है नहीं फेस ब्लैक आ रहा है सर ठीक है थोड़ा दूर पीछे सर प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और अब बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है आपदा से निपटने के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे सर देखिए जो आपदा पिछले दिनों आई नीचे करो थोड़ा उसके बाद से हमारा आपदा से संबंधित जो भी कार्यक्रम आते हैं आज इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे भी है पिछले 15 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं और बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है क्विज के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है डिबेट से जागरूक किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और इसमें जो हमारी आपदा आई है इसके कैसे निपटा जाए और भविष्य में किस प्रकार की आपदा आती है तो हमें कैसे निपटा जाए एक जागरूकता के तहत ये 15 दिन से पिछले दिनों से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज इसका अंत है और अभी रिच मैदान पर सब प्रकार की किस प्रकार से हमें लड़ना है इस आपदा से उस बारे में पूरी सुविधाओं के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। सर ग्रीन फार्मिंग एरियाज में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की बात की जाए क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं उसके बारे में एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक अखबार में कुछ गलत मेंशन हुआ है। अभी पूरे शिमला में कंस्ट्रक्शन बैन है और जो कंस्ट्रक्शन बैन है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार बैन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि अब आप शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाइए तो जो पिछली सरकार थी उन्होंने शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाकर पिछले साल 2022 में वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की डेट लगी तो उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसको आप नोटिफाई करिए। हमने पाया कि उस नोटिफिकेशन में जो पिछली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसमें जो शिमला डेवलपमेंट प्लान के बारे में कोर एरिया है ग्रीन एरिया है उसमें उन्होंने ये प्रावधान करवाया कि ग्रीन एरिया में 1.5 स्टोरी है कोर एरिया में इतनी स्टोरी है। तो हमने उसमें कहा कि आपदा आई है इस समय वैसे तो शिमला में जिस प्रकार की स्थितियां हैं अभी कोई इस प्रकार से कोई और इसको कानून को सख्त किया जाए। उस सिलसिले में हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान में और ये कहा कि जो ग्रीन एरिया में किसी का प्लॉट है उसमें उस प्लॉट में अगर पेड़ है सूखा हुआ पेड़ है हरा पेड़ है और किसी तरह उस पेड़ में बिल्कुल भी जो 1.5 स्टोरी कंस्ट्रक्शन की बात है वो नहीं की जाएगी। लेकिन कई बार क्या होगा कि उसको सुखाकर गिरा दिया जाएगा उस हरे प्लॉट को
उनमें से पेड़ भी कटवा दिया जाएगा तो खाली प्लॉट हो जाएगा। तो उस स्थिति में वहाँ क्या कंस्ट्रक्शन अलाउ होगी? हमने ये कहा कि उस स्थिति में उसका नेचर जो होगा वो ग्रीन प्लॉट होगा, वहाँ किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शंस नहीं होगी। लेकिन एक अखबार में कुछ इस प्रकार की बातें हमारी सरकार उनको समझाने में सफल नहीं हुई, क्योंकि एक नोट, प्रेस नोट जो चला गया था, हमने उस पर थोड़ा गलत हुआ, उसको हमने क्लैरिफाई किया। तो मैं आज आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट हुई ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल शिमला डेवलपमेंट प्लान पर किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी है। ये एक प्रक्रिया है, कोर्ट के केस की एक प्रक्रिया है, और अभी किसी प्रकार से शिमला को ग्रीन एरिया को खोला नहीं गया है। और ना ही हम तो और ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें रिपोर्ट्स मिली हैं उस रिपोर्ट्स के आधार पर और भी ग्रीन एरिया 6 या 7 हम जल्दी ही अधिसूचित करने जा रहे हैं। उसमें भी हमने पूरी रिपोर्ट्स मंगाई है। जैसे अब श्योक वाला जंगल है, अगर कोई वहाँ किसी का ऊपर प्लॉट आ जाता, नीचे प्लॉट आ जाता, तो वहाँ ना कंस्ट्रक्शन हो। तो इस प्रकार से हम पूरे शिमला में जो कोर्ट के दिशा निर्देश है कि इस आपदा के बाद शिमला के ये कहाँ से कहाँ तक आप ग्रीन एरिया घोषित कर सकते हैं, फागू तक से लेकर सजौली तक, उस सारे दृष्टिकोण को हम देख रहे हैं। और ग्रीन एरिया में ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर आने वाले समय में हो सकती है। दूसरी बात कि हमारा ये एक अखबार में ऐसा लगा कि हम ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन अलाउ कर रहे हैं। अभी हम तो अलाउ कर ही नहीं सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हमने उनका उसका भी हमने कहा कि आप इस बारे में क्लैरिफाई कर लीजिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। और सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के में केस चला हो कि ग्रीन एरिया में हम कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ करें। वो तो शिमला डेवलपमेंट प्लान पर जो उन्होंने भेजा था उसको मैंने और सख्त किया है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हमने ये कहा है कि अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मकान बनाने से पहले और क्षेत्रों में भी जरूरी होगी। तीसरी बात हमने ये कही है कि जो नाले से दूरी होगी वो 5 मीटर होगी और खड्ड से दूरी 7 मीटर होगी। तो और सख्त किया जा रहा है। तो कई बार मिसकम्युनिकेशन होकर हमारी बात को अखबार ने वो समझा नहीं है, लेकिन हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सीपीएस मामले को लेकर? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट, हमारी तो कोई आदत, सुप्रीम सीपीएस का मामला हाई कोर्ट में, ऐसा तो कोई ऐसी बात ही नहीं। SLP तो नहीं दायर कर रहे थे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप भी जाओ।